Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about etiopathogenesis of preeclampsia, in that causes and development of preeclampsia. So पिछले वीडियो में हमने preeclampsia के जनरल कॉजेस, रिस्क फैक्टर, उसकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड उसके इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ था और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उसे रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इटियोपैथोजेनेसिस में जो मेन थ्री ट्रायो है जो प्री एक्लाम्शिया में डेवलप होता है, जिसे हम सिम्टम्स भी कह सकते हैं, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया। तो हाइपरटेंशन कैसे डेवलप होता है, उसकी क्या पैथोलॉजी है या पैथोफिजियोलॉजी है, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो जनरल टर्म में क्या होता है कि जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो एंडोथीलियम है, जितनी भी वेजल्स है, कैपिलरी है, ग्रेटर वेजल्स और स्मॉल वेजल्स, तो उसके जो एंडोथीलियम है, इनर मोस्ट लेयर, उसमें कभी भी अगर डैमेज होता है, कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, तो ऐसे टाइम पे हाइपरटेंशन जैसी पैथोलॉजी जो है वो डेवलप हो सकती है। सो यहाँ पे द प्राइमरी पैथोलॉजी इज एंडोथीलियल डिसफंक्शन एंड इंटेंस वेसोस्पाज्म। सो एंडोथीलियल डिसफंक्शन क्यों होता है, जो जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई डैमेज की वजह से डिसफंक्शन हो सकता है, एंड इंटेंस वेसोस्पाज्म, जो वेजल्स है उसमें स्पेज्म होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। This affects almost all vessels, particularly those of uterus, kidney, placental bed and brain. सो बॉडी की सभी वेजल्स जो है वो अफेक्ट होती है इससे, लेकिन मेन जो ऑर्गन्स बताए हैं यहाँ पे उसमें है यूट्रस, किडनी, प्लेसेंटल बेड एंड ब्रेन। वहां की जो वेजल्स है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? एक तो है इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग प्रेशर सब्सटेंस, जो ब्लड में या सर्कुलेटरी मीडिया में जो प्रेशर सब्सटेंस है उसमें बढ़ावा होने की वजह से एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो सकता है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है। देन इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ वस्कुलर सिस्टम टू नॉर्मली सर्कुलेटिंग प्रेशर सब्सटेंस, यानी कि जो प्रेशर सब्सटेंस नॉर्मली सर्कुलेट हो रहे हैं वो उसके अगेंस्ट जो ये एंडोथेलियल सिस्टम है या वेस्कुलर सिस्टम है, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जो आमतौर पे जेनेटिक रहता है। हम बात करें प्रेगनेंसी के टाइम की, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते यानी कि मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर तक यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, दिस इज फीटस, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज प्लेसेंटा। सो यहाँ पे तीन लेयर रहते हैं यूट्रस के, बेसल लेयर और मेन जो उसका डेसिडुअल लेयर है वो जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, देन मायोमेट्रियल लेयर एंड देन सीरोसल लेयर। तो ये जो प्लेसेंटा है वो मायोमेट्रियल लेयर तक इन्वेड होती है, यानी कि प्लेसेंटा के सेल्स जो है, जिसे हम एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, तो वो जो है वो यूटेरोप्लासेंटल बेड में मायोमेट्रियल सेगमेंट तक इन्वेड होते हैं, यानी कि अप टू दी स्पाइरल एटीरियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो बिफोर प्रेगनेंसी या बिफोर प्लेसेंटा क्या होता है यूट्रस में, ये है बेसल लेयर है जिसमें आर्टरीज है, फिर आगे चल के ये फंक्शनल लेयर में इस तरीके से स्पाइरल जैसा उसका अपीयरेंस हो जाता है, तो स्पाइरल आर्टरी रहती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसका ल्यूमेन जो है वो सेम है। बट आफ्टर प्लेसेंटेशन स्पेशली नॉर्मल प्लेसेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे ये जो है फनेल शेप आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से स्पाइरल आर्टरी जो है वो फनेल शेप की हो जाती है। दिस इज बिकॉज एज अ प्रोसेस और एज अ पार्ट ऑफ endovascular trophoblast invasion into the uteroplacental bed। इम्प्रॉपर प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर फनलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर ये जो स्पाइरल आर्टरी है उसमें प्रॉपरली ये एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट जो है वो इन्वेड नहीं हुए हैं। तो ये तीन तरीके की कंडीशंस मैंने यहाँ पे बताई हुई है। सो यहाँ पे प्री एक्लाम्शिया में क्या होता है, दिस थर्ड कंडीशन, इस तरीके की कुछ पिक्चर जो है वो उसमें रहता है। सो
दिस रिप्लेसेस, यानी कि ये जो एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट है, दे रिप्लेसेस द एंडोथेलियल लाइनिंग एंड द मस्कुलर एटीरियल वॉल बाय फाइब्रिनोइड फॉर्मेशन। तो जो स्पाइरल आर्टरीज है यूट्रस के अंदर, यहाँ पे स्पेशली जो रेसिडुअल लेयर में रहता है, तो उसको वो एंडोथेलियल लाइनिंग जो रहती है उसकी, और उसकी जो मस्कुलर जो पोर्शन रहता है, उसे फाइब्रिनोइड फॉर्मेशन से रिप्लेस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस स्पाइरल आर्टेरियोल्स बिकम डिस्टेंडेड, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से वो डिस्टेंड हो जाता है, टॉर्शस एंड फनेल शेप। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंशन, टॉर्शसनेस एंड फनेल शेप, क्या होता है वहां पे, जो स्पाइरल आर्टरी है वो लो रेजिस्टेंस, लो प्रेशर एंड हाई फ्लो सिस्टम बन जाती है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो हो पाता है, ताकि यहाँ पे यूटेरो प्लेसेंटल बेड में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड इजीली फ्लो हो सके, और बेबी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो इजीली हो सके। ये नेचुरल एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। बट इफ प्रॉपरली फनलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रॉपरली वहां पे फाइब्रिनोइड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वहां पे फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, जिनमें से एक है प्री एक्लाम्पसिया और हाइपरटेंशन। सो एज वी डिस्कस्ड, तो क्या होता है यहाँ पे इनर सिस्टम में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में एंजियोटेंसिन 2 जो है, विच इज अ पार्ट ऑफ अल्फा टू ग्लोबिन। तो जनरली ये एंजियोटेंसिन 1 में से कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जो डिस्ट्रॉय होता है एंजियोटेंसिनेज एंजाइम की वजह से। और ये जो एंजियोटेंसिनेज है वो प्लेसेंटा में से लिबरेट होता है, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबिलाईज होता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 है वो पोटेंट वेसो कंस्ट्रिक्टर है। अगर वो बढ़ता जाएगी तो वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती जाएगी, तो उसका एक कुछ लेवल पे डिस्ट्रॉय होना भी बहुत जरूरी है। तो वो होता है एंजियोटेंसिनेज की वजह से। द वेस्कुलर सिस्टम बिकम्स सिलेक्टिवली रिफ्रैक्टरी टू द प्रेशर एजेंट एंजियोटेंसिन 2, and this is probably caused by vascular synthesis of prostaglandin I2 and nitric oxide. So vascular system क्या होती है, ये जो प्रेशर एजेंट है एंजियोटेंसिन 2, उसके अगेंस्ट रिफ्रैक्टरी, यानी कि अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, जिनकी इफेक्ट है वैसोडाइलेटेशन। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, उस सबका सिंथेसिस जो है वो एंडोथेलियल लेयर में होता है जब वो नॉर्मल है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू सिस्टम स्टेबिलाइजेस द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। Increased vascular endothelial growth factor, that is VEGF, restores uteroplacental blood flow to an average level. सो नेक्स्ट मेन जो पैथोलॉजी है प्री एक्लाम्पसिया, उसमें क्या होता है। सो अब तक हमने देखा कि ये जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, दोनों में बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। लेकिन प्री एक्लाम्पसिया में क्या होता है, जो एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट है उनका इन्वेजन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द फ्लीटोप्लेसेंटल यूनिट। ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है। तो दैट्स फाइन। जनरली ब्लड का क्या नेचर होता है कि वो हाई प्रेशर में से लो प्रेशर की ओर ट्रांसफर होता है। सो नेचुरली यहाँ पे यही सिस्टम होती है फीटोप्लेसेंटल बेड में, जो स्पाइरल आर्टरी का जो प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो होता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन जरूरी है, लेकिन वो ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां की लोकल जो एंडोथेलियन जो वॉल है वो डैमेज होती जाएगी, और फर्दर उस जो प्रेशर है बॉडी के अंदर, वो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करना है। और वो प्रेशर बढ़ने की वजह से अगेन सर्कुलेटरी जो एंडोथेलिन है वो भी डैमेज हो जाएगा, एंड धीरे धीरे करके हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. So there is an imbalance in different component of prostaglandin. So relative or absolute deficiency of vasodilator prostaglandin, that is PGI2, from vascular endothelium, and increased synthesis of thromboxane, that is TXA2, which is a potent vasoconstrictor in platelets.
तो यहाँ पे एंडोथेलियन जो है, थीलिन जो है यानी कि वेजल्स का इनरमोस्ट लेयर डैमेज होने की वजह से वहां पे प्लेटलेट्स एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वहां उसमें से स्पेसिफिक थ्रोम्बोक्सिन जो है उसकी मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देन देर इज इंक्रीज्ड वेस्कुलर सेंसिटिविटी टू प्रेशर एजेंट। जो एंजियोटेंसिन 2 है उसके अगेंस्ट जो वेस्कुलर सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, एंड एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इम्प्रॉपर जो एंडोवेस्कुलर ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन है वो नहीं हुआ है, इसलिए एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी भी डिप्रेस्ड रहेगी। And again following proteinuria with elimination of alpha 2 globulin. So proteinuria की वजह से जो alpha 2 globulin है उसका बॉडी में से थ्रू यूरिन एलिमिनेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो एंजियोटेंसिनेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी डिप्रेस्ड रहेगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 और वेस्कुलर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। देन तीसरा उसका रीजन बताया है या पॉसिबल थियोरी बताई है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जनरली सेल्स में से, स्पेशली एंडोथेलियन सेल में से सेक्रीट होता है, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट फ्रॉम L-arginine. It significantly relaxes vascular smooth muscle and inhibits platelet aggregation and prevents intervillous thrombosis. बट यहाँ पे उसकी कमी है, तो उसकी वजह, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ेगा और इंटरविलस थ्रोम्बोसिस बढ़ेगा, और जिसकी वजह से अगेन हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी। देन एंडोथेलिन 1, it is synthesized by endothelial cell and is a potent vasoconstrictor compared to angiotensin 2, and it also contributes to the cause of hypertension. So this is again a fourth reason. Then fifth reason है inflammatory mediator like cytokines, tumor necrosis factor, that is TNF alpha, and interleukin IL-6 specifically, and some others, derived from activated leukocytes and causes endothelial injury. So endothelial injury होने की वजह से endothelial dysfunction होगा, and dysfunction की वजह से भी हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो डेवलप होगी। देन सिक्स्थ रीजन है एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो रिजल्ट्स इन मोर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, lipid peroxides, reactive oxygen species, that is ROS, and superoxide anion radical, and these causes endothelial injury and dysfunction and ultimately leading to hypertension. Next reason है imbalance of angiogenic and anti-angiogenic proteins in the placental vascular bed leads there is an overproduction of 2 anti-angiogenic factor from the tropoblastic tissue. So ये कौन से दो anti-angiogenic factor है? One is soluble FMS like tyrosine kinase 1 and soluble endoglin SFLD1. This binds with the VEGF in placental-like growth factor and causes endothelial cell dysfunction. इसके अलावा दूसरा रीजन है म्यूटेशन ऑफ फैक्टर 5 लेरिन increases the risk. So ये एक वन अमोंग क्लॉटिंग फैक्टर 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से एक है, दिस इज जेनेटिक वन। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने की वजह से मल्टीपल जगह पे प्लेटलेट सेग्रीगेशन और फिब्रिन जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होगा, और जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। सो हेंस हम इसे कंक्लूड करें तो प्री एक्लाम्शिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड वेसोस्पैज्म। सो कहीं पे हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंडोथेलियम यानी कि इनर लेयर ऑफ वेजल्स जो है उसका डिसफंक्शन करते हैं, एंड कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली वेसोस्पैज्म के साथ लिंक्ड है, कि जहाँ पे वेसोडाइलेटर एंड वेसोकंस्ट्रिक्टर के बीच में बैलेंस नहीं रहता और वेसोकंस्ट्रिक्टर्स बढ़ जाते हैं, जिससे वेसोस्पैज्म होता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मेनली ये चीज देखने को मिलती है। एंड वेसोस्पैज्म जो है they results from the imbalance of vasodilator, that is PGI2, nitric oxide, and vasoconstrictor like angiotensin 2, TXA2, endothelin 1, and in a vicious cycle, यानी कि दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो नहीं रहता है। So
ये जो दो मेन पैथोलॉजी है वो हाइपरटेंशन के साथ लिंक्ड रहती है ड्यूरिंग प्री एक्लैम्शिया। अब एडिमा की हम बात करें, सो एडिमा पहले पीडल एडिमा होता है, धीरे धीरे करके होल बॉडी में वो स्प्रेड होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से एंडोथेलियल इंजुरी हो जाती है, एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो एंडोथेलियल जो लेयर है उसके बहुत सारे फंक्शंस है, उनमें से एक है मेंटेनेंस ऑफ कैपिलरी और वेजल्स परमिएबिलिटी। तो जो फ्लूइड है वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर में से लो प्रेशर की ओर ट्रांसफर होता है या मूव होता है। तो यहाँ पे यही होता है कि एंडोथेलियल इंजुरी होने की वजह से उसका ये जो बैलेंस है, जो भी फ्लूइड है वेजल्स के अंदर, दैट इज प्लाज्मा, उसे वो मेंटेन रखे। लेकिन इंजुरी होने की वजह से वो इजीली कैपिलरी और वेजल्स में से बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, और एडिमा जो है वो बढ़ जाता है। ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपर वॉल्यूमिया रहता है प्लाज्मा में, और अगेन ये एंडोथेलियल इंजुरी की वजह से एडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। सो प्रोटीन, जैसे हमने देखा कि ये कंडीशन जो है वो किडनी पर भी इफेक्ट करती है। सो स्पेजम ऑफ द एफेरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल, सो एंडोथेलियम का ये भी एक फंक्शन है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है इन किडनी स्पेसिफिकली। सो वहां पे क्या होता है, स्पेजम ऑफ द एफेरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स, एनोक्सिक चेंज टू एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर टफ्ट, then glomerular endotheliosis, then increased capillary permeability and increased leakage of proteins. एंड देन क्या होता है, प्रोटीन लीकेज की वजह से बाद में फिर वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है, एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज साइमल्टेनियसली डिप्रेस्ड एंड लीडिंग टू प्रोटीन यूरिया, जिसमें एल्ब्यूमिन जो है वो 50 to 60% रहता है, एंड अल्फा ग्लोबुलिन जो है वो 10 to 15% रहता है ऑफ टोटल protein excreted in the urine. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.